दोस्तों, ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका हजार बार सोचने को मजबूर है, क्योंकि ईरान का पलटवार पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। ये मैं नहीं, खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। जानेंगे मिडिल ईस्ट में कैसी तैयारी कर रहा अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इजराइल को लेकर है, क्योंकि उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी का बड़ा आरोप ईरान में हुए दंगे, CIA और मोसाद की साजिश। और बड़ी खबर अफ्रीका से, मिस्र अब सूडान की जंग में सीधे कूद चुका है। गुप्त एयरबेस से दुश्मनों पर भीषण बमबारी। उधर इजराइल में नया बवाल, कतर को दुश्मन देश घोषित करने की मांग। जानेंगे आखिर कतर ने ऐसा क्या किया कि इजराइल बौखला गया। दोस्तों, आज की रिपोर्ट बेहद अहम और विस्फोटक है, तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं पूरी खबर की। दोस्तों, अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले हजार बार सोचने पर मजबूर है, क्योंकि ईरान का पलटवार बहुत ही खतरनाक होगा। इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका को भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मानता है कि अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो उससे पहले अपने और अपने सहयोगियों की सुरक्षा मजबूत करना सबसे जरूरी है। बिना पूरी तैयारी के हमला करना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका ये मानता है कि ईरान से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने एक बड़ी डिफेंसिव प्लान बनाई है, ताकि इजराइल, खाड़ी देश और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिक ईरान की जवाबी कार्रवाई से सुरक्षित रह सकें। इसी वजह से अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, F-35 लड़ाकू विमान और कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि किसी बड़े हमले का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम कितने तैयार है। सीमित हमला तो संभव है, लेकिन ट्रंप जिन बड़े सैन्य विकल्पों पर सोच रहे हैं उनके लिए मजबूत डिफेंस शील्ड जरूरी है। इसलिए पेंटागन ने थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के एक्सेट्रा बैटरियां जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और कतर में तैनात की है, ताकि लंबी दूरी की मिसाइलों और हवाई हमलों को रोका जा सके। अमेरिका को जून की उस घटना से भी चिंता है, जब ईरान पर कार्रवाई के बाद कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ था। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान पूरी ताकत झोंक सकता है। इराक और लेबनान की मिलिशिया, यमन के हौथी और दूसरे सहयोगी सक्रिय होकर समुद्री रास्तों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इस बीच सऊदी अरब, जॉर्डन और UAE ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये देश खुद भी ठाड जैसे सिस्टम खरीद कर अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सेना को यह भी अंदेशा है कि ईरान पिछली सैन्य झड़पों से सीख लेकर अपनी रणनीति बदल सकता है, जिससे अमेरिकी सेनाओं के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। इसी कारण अमेरिका ने इलाके में 8 युद्धपोत और F-15E लड़ाकू विमानों के 3 स्क्वाड्रन तैनात किए हैं, जो ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में माहिर माने जाते हैं। रिपोर्ट में एक और बड़ी समस्या की ओर इशारा किया गया है, इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी। पिछले साल की झड़पों में अमेरिका अपने कुल भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। भले ही लॉकहीड मार्टिन के साथ थार्ड मिसाइलों का उत्पादन 4 गुना बढ़ाने का समझौता किया गया हो, लेकिन इसका असर तुरंत मैदान में दिखाई नहीं देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त अमेरिकी रणनीति में एयर डिफेंस संसाधन सबसे कीमती और सबसे सीमित है, और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का मतलब सीधा इजराइल के लिए झटका है। पेंटागन इन्हें बेहद सोच समझकर अलग अलग ठिकानों पर बांट रहा है, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि अमेरिका 30 साल से ज्यादा समय तक ईरान में मौजूद था। ईरान के संसाधनों, तेल, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सब कुछ उनके हाथ में था। खामेनी ने कहा है कि अब ईरान पर अमेरिका की पकड़ टूट गई है और वो फिर से इस पकड़ को बनाना चाहते हैं। खामेनी ने कहा, ईरान मजबूती से इसके खिलाफ खड़ा है। हाल का देशद्रोह
एक अमेरिकन जायोनिस्ट देशद्रोह था। उन्होंने आगे कहा, मुझे बताया गया कि अमेरिकी CIA यानी खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जमीन पर अपने सारे रिसोर्स लगा दिए थे, फिर भी वो नाकाम हो गए। देशद्रोह की ये योजना सामने आ गई, इसे विदेश से डायरेक्ट किया गया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र सूडान में चल रही जंग में अब सीधे सैन्य रूप से शामिल हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच से पता चला है कि मिस्र अपने पश्चिमी रेगिस्तान में मौजूद एक गुप्त एयरबेस से ड्रोन हमले कर रहा है। इन हमलों का निशाना सूडान की अर्धसैनिक ताकत रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF है। सैटेलाइट तस्वीरों, उड़ान रिकॉर्ड और वीडियो से संकेत मिलता है कि ये हमले कम से कम 6 महीने से जारी है। ये एयरबेस एक बड़े कृषि प्रोजेक्ट के बीच छिपा हुआ है ताकि किसी को शक ना हो। दोस्तों, मिस्र सूडानी सरकार और सूडानी सेना के साथ खड़ा है। हाल के महीनों में RSF ने कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया है, खासकर एल फाशर, जहां हजारों आम नागरिक मारे गए। पहले मिस्र सिर्फ कूटनीतिक भूमिका में था, लेकिन अब सबूत बताते हैं कि वो सीधे युद्ध में उतर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल फाशर पर कब्जे के बाद मिस्र और तुर्की दोनों ने सूडानी सेना को सैन्य मदद बढ़ाने का फैसला किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने एल फाशर में हुए नरसंहार को रेड लाइन बताया था। दिसंबर में यह भी सामने आया कि मिस्र के MiG-29 फाइटर जेट्स लीबिया से सूडान जा रहे RSF के काफिलों पर हमले कर रहे हैं। RSF को संयुक्त अरब अमीरात UAE का समर्थन हासिल है, हालांकि UAE इसे नकारता है। इस बीच सऊदी अरब और UAE के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। सऊदी अरब अब खुले तौर पर UAE की नीतियों का विरोध कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र ने यमन में UAE की गतिविधियों की खुफिया जानकारी सऊदी अरब के साथ साझा की है। दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके से मिस्र ड्रोन हमले कर रहा है, वहां के कृषि प्रोजेक्ट में UAE की कंपनियों का निवेश भी है। RSF ने नवंबर में माना था कि उस पर ड्रोन हमले विदेशी बेस से हो रहे हैं और उसने बदले की चेतावनी दी थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के विपक्षी नेता यायर लेपिड ने कतर को दुश्मन देश घोषित करने की मांग तेज कर दी। लेपिड ने कहा है कि वो संसद में एक बिल लाएंगे जिससे कतर को कानूनी तौर पर शत्रु राज्य घोषित किया जा सके। लेपिड का आरोप है कि कतर लंबे समय से हमास को समर्थन और फंडिंग देता आ रहा है और इजराइल की सुरक्षा के खिलाफ काम करता है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि मौजूदा सुरक्षा संकट के दौरान कतर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर के भीतर एजेंट भर्ती किए। हालांकि हकीकत यह भी है कि कतर ने गाजा में मानवीय संकट रोकने के लिए पहले आर्थिक मदद पहुंचाई थी और हमास इजराइल के बीच बातचीत में भी अहम भूमिका निभाई। अमेरिका के कहने पर ही कतर में हमास के नेता मौजूद थे, जिससे युद्ध विराम की कोशिशें आगे बढ़ी। इसी वजह से कतर अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश भी है। नेतन्याहू के विरोधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी सरकार का कतर से पर्दे के पीछे तालमेल रहा है। अब इसी मुद्दे पर लेपिड और नेतन्याहू के बीच खुला टकराव हो गया है। दोनों एक दूसरे पर कतर से संबंध रखने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक लेपिड खुद पहले कतरी अधिकारियों से मिल चुके हैं, वो भी बंधकों के परिवारों की मौजूदगी के बिना। कतर इजरायल की गाजा में कार्रवाई का खुला विरोध करता रहा है और फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद देता रहा है। सितंबर में इजरायल ने दोहा में हमास के वार्ता टीम पर हमला कर दिया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन माना गया और इसमें एक कतरी सुरक्षा कर्मी की भी मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी ताज़ा अपडेट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ।